ये माइग्रेन क्या होता है और ये इतने लोगों को कैसे प्रभावित करता है? तो अगर हेडेक रह रह के हो रहा है जो बीच में बिल्कुल ठीक हो जाए, 4 घंटे से 72 घंटे तक यूजली रहता है, थ्रॉबिंग होता है, मतलब पल्सेटिंग हेडेक होता है, धीरे धीरे बढ़ता है और उसके साथ नॉजिया, वॉमिटिंग या डिसलाइकिंग फॉर लाइट एंड साउंड आ जाता है। और कुछ ट्रिगर फैक्टर हैं, जैसे धूप में जाएं, खाना नहीं खाया, अल्कोहल ले लिया या नींद पूरी नहीं हुई। माइग्रेन और हेडेक क्या एक ही चीज है? माइग्रेन इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ प्राइमरी हेडेक, जो कि ओके। मुख्य तौर पे सबसे कॉमन यूजुअली दिखता है। तो साइनस का और न्यूरोलॉजिकल हेडेक का भी कोई कोरिलेशन होता है? सेकेंडरी हेडेक में साइनस हेडेक आता है, खांसी है, जुकाम है, पोस्चरल हेडेक है, थोड़ा झुकेंगे या खांसी करी तो एकदम बहुत तेज पेन हुआ, लोकल टेंडरनेस हो सकती है साइनस पे। जैसे एक उसमें मुख्य तौर पे क्लस्टर हेडेक होता है जो नॉर्मली मेल्स में होता है। ओके। इट इज़ अ वेरी वेरी सिवियर हेडेक। इसको दूसरा नाम इसका सुसाइड हेडेक भी रखा हुआ है। ये ओके। इतना सिवियर होता है कि पेशेंट्स को कई बार लगता है कि इससे अच्छा तो जीना ही नहीं है। अभी आपने बात की टेप फॉर्म के कीड़े के बारे में, या क्या ये मोमोज खाने से होता है? नहीं नहीं, तो जो भी रॉ वेजिटेबल जो अच्छे से नहीं धोई और उनमें फीकल कंटामिनेशन का पार्ट है, उससे ये हो सकता है। हमने कुछ विमेन को भी देखा है ड्यूरिंग देयर पीरियड्स, उनको ना बहुत पेन होता है। इज इट रिलेटेड टू माइग्रेन? देखिए, माइग्रेन भी प्रेसिपिटेट हो जाता है ड्यूरिंग पीरियड्स। क्या कोई पेशेंट ऐसा भी आपके पास आता है जिसको माइग्रेन तो है पर उसको सरदर्द नहीं है? तो जो माइग्रेन विद ऑरा है, सम पीपल कैन प्रेजेंट विद एन ऑरा विदाउट द हेडेक। सो ज्यादातर लोगों को जब ऑरा होगा तो उसके बाद हेडेक होता है। तो ये किसी को कैसे पता चले कि मेरे को माइग्रेन आने वाला है? अभी आया नहीं है पूरी तरह, इट हैज जस्ट स्टार्टेड, बट क्या उसके कोई अर्ली सिम्टम्स भी रहते हैं? बहुत लोगों को एक प्रोड्रोम फेज आता है, जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जिनको पता है कि अब माइग्रेन हमें कैसा है। सो दे मे गेट सर्टेन टिपिकल प्रोड्रोम। समटाइम दे मे गेट यॉर्निंग, समटाइम दे मे गेट फटीग, समटाइम दे विल गेट दैट देयर इज पुअर कंसंट्रेशन। आप क्या माइग्रेन की ट्रीटमेंट के लिए कुछ लेटेस्ट ट्रीटमेंट मोडालिटीज हैं या कुछ थेरेपीज हैं व्हिच हैव डेवलप्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? बहुत कुछ आ गया है। पहले तो सिर्फ यही था कि सिर्फ पेन किलर्स या एक्यूट अटैक को अबॉर्ट करने के लिए, अब तो बहुत दवाइयाँ आ गई हैं, जो ओरल टैबलेट्स भी हैं, कुछ इंजेक्शंस भी हैं। मान लीजिए किसी को सर दर्द हुआ पर अभी उसको ये नहीं पता कि उसको किस चीज का सर दर्द है, एंड द पेशेंट डज नॉट नो दैट ही हैज अ माइग्रेन। तो उसने एक पेन किलर ली, उसको 4-5 घंटे के लिए असर रहा, उसको फिर सर दर्द हुआ, तो वो कितनी पेन किलर ले या कितने घंटों तक दवाई ले टिल द टाइम ही नोज दैट ही नीड्स टू सी अ न्यूरोलॉजिस्ट। से बचपन से माइग्रेन है और अगर उन्होंने एक बार दो बार टैबलेट लिया और उसके बाद सेटल हो गई तो देन इट्स नथिंग टू वरी। बट यू हैव स्नूप साइंस कि आपको अब हेडेक रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, पैटर्न चेंज हो गया या कुछ और ही पैटर्न आ रहा है, न्यूरोलॉजिकल फीचर्स आ रहे हैं, फिर आपको डॉक्टर को दिखाना है। स्ट्रोक क्या होता है और इसके साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं? देखिए, स्ट्रोक है जहाँ एक ब्रेन, रेटिना या स्पाइनल कॉर्ड में ब्लड सप्लाई की डिस्टर्बेंस से न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन हो गया। सेकंड कारण होता है कि ब्लड वेसल रप्चर हो गई, तो उसमें ब्लीडिंग हो गई, उसको हिमरेज बोलते हैं। दिस अकर्स इन अबाउट 15 to 20% ऑफ पेशेंट्स। हम कहीं खड़े हैं और हमने देखा कि हमारे सामने किसी को स्ट्रोक आ रहा है, तो हम कैसे एक तुरंत पहचाने कि इस इंसान को स्ट्रोक आ रहा है? ये बी फास्ट सिम्टम हो, अगर Okay. उनको एकदम सडन ऑनसेट ऑफ बैलेंस, आई इशू, स्पीच इशू, आर्म वीकनेस, लेग वीकनेस, अगर ऐसा है तो वो एक्यूट स्ट्रोक है। दौरे और मिर्गी में क्या अंतर है? Epilepsy is when there are 2 or more seizures, not because of any secondary cause, उसको epilepsy बोलते हैं। और दौरा तो किसी भी तरह का फिट होगा उसको दौरा बोलते हैं। क्या मिर्गी के दौरे जो होते हैं वो जानलेवा भी हो सकते हैं? Definitely the risk of death is higher in patients with epilepsy. There can be SUDEP, which is a sudden death, or it can be because of what you're doing and you may injure yourself. Just Okay. keep using your brain. Okay. Use it or lose it. ओके। क्या आप जानते हैं स्ट्रोक किसी भी इंसान की लाइफ को कुछ मिनटों में डिसेबल कर सकता है। माइग्रेन हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ और प्रोडक्टिविटी को सीवियरली इम्पैक्ट करता है। एपिलेप्सी के बारे में आज भी एक स्टिग्मा है, जबकि वो एक ब्रेन की ट्रीटेबल कंडीशन है। नमस्ते एंड वेलकम टू हेलो अपोलो, आवर केयर ऑन एयर। मैं हूं आपकी होस्ट सारिका भावल और आज हम बात करेंगे स्ट्रोक को कैसे पहचाने, वो भी फास्ट। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर विनीत सूरी, a world-renowned neurologist with over 35 years of experience. Dr. Suri is widely appreciated for his calm, patient-centric communication. We are truly honored to welcome him on the show today. Dr. Suri, welcome to the show. नमस्कार सारिका जी। सर दर्द हमें क्यों होता है? देखिए, क्या है कि ब्रेन में कुछ पेन स्ट्रक्चर्स होते हैं। हम्म। वेरी इंटरेस्टिंगली, ब्रेन में अपने में कोई ब्रेन पेन स्ट्रक्चर नहीं होता, तो अगर आप ब्रेन को टच करते हैं कोई पेन नहीं होता है।
तो ब्रेन को टच करने से पेन नहीं होता है। तो हेडेक को नॉर्मली दो तरह से डिवाइड करते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब है कि ये एक बीमारी है जैसे जो चलती जा रही है, बारी बारी होती है रेकरेंटली, जो जैसे माइग्रेन है, टेंशन टाइप हेडेक है, कुछ ट्राइजेमिनल ऑटोनॉमिक सेफेल्जियाज बोलते हैं। और सेकेंडरी हेडेक है जहां ब्रेन में कोई पैथोलॉजी होगी जिसकी वजह से सर दर्द आया, जैसे साइनोसाइटिस आ गया, ब्रेन में कोई ट्यूमर आ गया, ब्रेन में चोट लग गई, तो वो सेकेंडरी हेडेक होता है। अभी आपने हमसे बात करी माइग्रेन के बारे में, तो ये माइग्रेन क्या होता है और ये इतने लोगों को कैसे प्रभावित करता है? माइग्रेन जो है वो एक तरह का हेडेक है जो कि थोड़ा जेनेटिकली एंड एनवायरमेंटली इन्फ्लुएंस्ड होता है। फीमेल्स में ज्यादा होता है, ऑलमोस्ट 3:1 का रेशियो होता है, फीमेल्स में ये ज्यादा पाया जाता है। और इसका मुख्य एक तरीका पहचानने का, इट इज अ क्लिनिकल डायग्नोसिस। तो अगर हेडेक रह रह के हो रहा है जो बीच में बिल्कुल ठीक हो जाए, 4 घंटे से 72 घंटे तक यूजली रहता है, थ्रॉबिंग होता है, मतलब पल्सेटिंग हेडेक होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, और उसके साथ नॉजिया, वॉमिटिंग या डिसलाइकिंग फॉर लाइट एंड साउंड आ जाता है। और कुछ ट्रिगर फैक्टर हैं, जैसे धूप में जाएं, नींद पूरी ना हो, खाना नहीं खाया लेट, या अल्कोहल ले लिया, या नींद पूरी नहीं हुई। तो अगर टिपिकल टाइप ऑफ पैटर्न है, थ्रॉबिंग हेडेक है, नॉजिया वॉमिटिंग है, डिसलाइकिंग फॉर लाइट एंड साउंड है, अपने आप ठीक हो जाता है 4 से 72 घंटे में, और कुछ ट्रिगर फैक्टर्स हैं, तो वो एक तरीके का माइग्रेन है। एक स्पेशल तरह का माइग्रेन होता है जिसको माइग्रेन विथ ऑरा बोलते हैं, जिसमें मरीज को हेडेक होने से पहले कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम होते हैं। एक तरफ की जैसे रोशनी कम हो जाना, जो धीरे 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 एक एक्सपैंडिंग पैटर्न होता है, झिलमिलाना रोशनी में और रोशनी कम हो जाना। कुछ रेयर लोगों को एक हाथ एक पैर का कमजोरी हो जाना, जो हेमीप्लीजिक माइग्रेन। तो कुछ लोगों को माइग्रेन विथ ऑरा होता है जिसमें हेडेक से पहले उनको कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम होते हैं और फिर इट इज फॉलोड बाय हेडेक। तो इसके मेजर सिम्टम्स क्या होते हैं? जिसमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होंगे, पहले रोशनी थोड़ी कम होनी, झिलझिलाना, और जैसे ही वो 10-15 मिनट के बाद जो आई सिम्टम्स ठीक होंगे तो एक फिर थ्रॉबिंग हेडेक आ जाएगा जिसमें वॉमिटिंग, नॉजिया, डिसलाइकिंग फॉर लाइट एंड साउंड हो जाएगा। और यूजली अगर पेशेंट कोई गोली खा ले या सो जाए तो वो ठीक हो जाता है। और ये पीरियोडिकली होता रहता है, मतलब ये बारी 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 होता है, तो तभी उसको एक प्राइमरी हेडेक बोलते हैं। तो माइग्रेन और हेडेक क्या एक ही चीज है? माइग्रेन इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ प्राइमरी हेडेक, जो कि मुख्य तौर पे सबसे कॉमन यूजुअली दिखता है। तो अभी आपने हमसे बात की टाइप्स ऑफ हेडेक के बारे में, तो हमने एक सुना है कि हमारे पास ना टेंशन माइग्रेन भी होता है, टेंशन माइग्रेन या टेंशन हेडेक भी होता है। तो ये किस तरह का पेन? टेंशन टाइप पेन होता है जो मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है, जो सर के स्कैल्प के मसल्स हैं उनमें तनाव आने से ये दर्द होता है। ये दर्द एक लोकलाइज्ड एरिया भी हो सकता है या पूरे स्कैल्प पे भी हो सकता है। ज्यादातर मरीज बोलते हैं हमारा ब्लॉक्ड हेड हो गया, सर जैसे पूरा जाम हो गया है, ब्लॉक हो गया है। ये थ्रॉबिंग नहीं होता है, ये कंटिन्यूअस रह सकता है। इसके पैटर्न हो सकते हैं कि बिल्कुल कुछ देर के लिए रहे या सालों साल चलता रहे। और ये यूजुअली स्ट्रेचिंग टाइप का होता है, ब्लॉक्ड हेड स्ट्रेचिंग टाइप का होता है, थ्रॉबिंग नहीं होता। इसमें नॉजिया, वॉमिटिंग, डिसलाइकिंग फॉर लाइट एंड साउंड नहीं होता, और ये नॉर्मली किसी भी चीज को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। नॉर्मल टैबलेट्स को, दर्द की दवाइयों को भी रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो उसको टेंशन टाइप हेडेक बोलते हैं। पेशेंट्स को इसमें कुछ और सोमैटिक सिम्टम्स भी टेंशन के हो सकते हैं, जैसे इरिटेबल बावल है, दिल की धड़कन, घबराहट, नींद का कम होना। तो उसका ये सब पूरे सिंड्रोम में एक टेंशन टाइप हेडेक भी एक होता है। तो दिस इज द अदर वेरी कॉमन टाइप ऑफ प्राइमरी हेडेक। तो आपके पास तो ऐसे पेशेंट भी आते होंगे जिनको साइनस का हेडेक भी रहता है, तो साइनस का और न्यूरोलॉजिकल हेडेक का भी कोई कोरिलेशन होता है? कुछ प्राइमरी हेडेक होते हैं, सेकेंडरी हेडेक होते हैं। प्राइमरी हेडेक से जो बारी 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 होते रहेंगे, सेकेंडरी हेडेक में साइनस हेडेक आता है। तो जैसे अगर जो हमारे फ्रंट जो साइनसेस होते हैं वो नॉर्मली स्कल को हल्का करते हैं, क्योंकि वहां स्कल को लाइट करने के लिए स्कल में साइनसेस बने हुए हैं जिनमें हवा रहती है, तो वो स्कल को थोड़ा, ब्रेन को, स्कल को थोड़ा लाइट रखते हैं। साइनोसाइटिस में इनके अंदर जो ये हवा के साइनसेस हैं उनमें थोड़ी म्यूकस या पस जमा हो जाती है, उससे हेडेक होता है। तो ये हेडेक तो एपिसोडिक नहीं है, मतलब ये थोड़ा एक बार हुआ, फिर कभी जैसे अगर किसी को रेकरेंटली होगा, अगर एलर्जीज है तो होगा, नहीं तो एक बार होगा तो 5-6 दिन जैसा रहा और ठीक हो गया। टिपिकल फीचर्स इसमें होंगे कि जैसे खांसी है, जुकाम है, पॉस्चरल हेडेक है, थोड़ा झुकेंगे या खांसी करी तो एकदम बहुत तेज पेन हुआ, लोकल टेंडरनेस हो सकती है साइनस पे, कई बार बुखार हो सकता है, कई बार नेजल डिस्चार्ज आ सकता है, तो वो साइनस हेडेक होता है। तो ये दिस इज अ टाइप ऑफ अ सेकेंडरी हेडेक, इट इज नॉट द प्राइमरी हेडेक्स। तो डॉक्टर सूर्या, आप हमें प्राइमरी और सेकेंडरी हेडेक टाइप्स के बारे में बताएंगे थोड़ा? प्राइमरी हेडेक का मतलब है जो
बारी बारी होता रहता है प्राइमरी ब्रेन कंडीशन तो ये से। कौन कौन से हेडेक होते हैं जो आप इसमें नंबर टेक्निकल 1 टर्म यूज माइग्रेन, करते हैं? जी, प्राइमरी हेडेक में माइग्रेन, नंबर 2 टेंशन टाइप हेडेक, और एक ट्राइजेमिनल ऑटोनॉमिक सेफेल्जिया बोलते हैं। जैसे एक उसमें मुख्य तौर पे क्लस्टर हेडेक होता है जो नॉर्मली मेल्स में होता है। ओके, इट इज अ वेरी वेरी सिवियर हेडेक। इसको दूसरा नाम इसका सुसाइड हेडेक भी रखा हुआ है। ये ओके, इतना सिवियर होता है कि पेशेंट्स को कई बार लगता है कि इससे अच्छा तो मतलब जीना ही नहीं है। हम्म, और ये बहुत सिवियर पेन होता है। नॉर्मली क्लस्टर का मतलब एक क्लस्टर में आएगा, जी, तो जैसा 1 महीना आएगा तो रोज आएगा, यूजुअली उसी टाइम पे आता है। रोज जैसे अगर रात के 1 बजे शुरू होगा तो यूजुअली 1 बजे शुरू हो जाएगा, और बहुत सिवियर नॉइंग पेन होता है। एक साइड पे होगा, नॉन थ्रॉबिंग होगा, और इसमें ऐसा लगता है जैसे कोई एक इफ वन इज स्क्रूइंग अ लिटिल नेल इनटू द बोन, दैट काइंड ऑफ वेरी सिवियर पेन। इसमें थोड़ा आंख के अंदर थोड़ा कंजक्टाइवल कंजेशन हो जाता है, थोड़ा आंख से पानी आता है, और उसी साइड का नाक बंद हो जाता है। तो ये ओके, काफी कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि पेशेंट को लगता है कि साइनस हेडेक है क्योंकि जी, नाक भी बंद है, आंख से भी पानी आ रहा है। जी, बट ये अपने आप जैसा 1 घंटे के लिए आएगा और एक पूरे क्लस्टर में आएगा, और इंटरेस्टिंगली अगर 1 महीना आया तो अगले साल फिर उसी टाइम यूजुअली उसी पीरियोडिसिटी के साथ फिर आ जाएगा। तो क्या ये सीजनल भी हो सकता है? सीजनली ये मतलब हर एक का एक क्लस्टर का एक पीरियड होता है कि ओके, उनको साल में इस महीने में आ जाता है। ओके, वो भी एक तरीके का मतलब प्राइमरी हेडेक। ओके, एंड व्हाट अबाउट द सेकेंडरी हेडेक्स? सेकेंडरी हेडेक्स होते हैं जहां ब्रेन में कोई पैथोलॉजी आ गई, जैसे साइनोसाइटिस आ गया, ब्रेन में कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई ट्यूबरक्लोमा हो गया, टीबी की गांठ हो गई, कोई और इन्फेक्शन हो गई, टेपवर्म का कीड़ा चला गया ब्रेन में, कोई ब्रेन में ट्यूमर है, ब्रेन में ट्रॉमा हो गया जैसे ब्लीडिंग हो गई ब्रेन में। तो इन सेकेंडरी हेडेक का मतलब है ब्रेन में कोई सेकेंडरी कॉज आ गया। ओके, अभी आपने बात की टेपवर्म के कीड़े के बारे में, या क्या ये मोमोज खाने से होता है? नहीं नहीं, देखिए क्या होता है कि ये बेसिकली जो कीड़ा है वो टेपवर्म का जो कीड़ा है वो फीकल कंटामिनेशन से आता है। ओके, मतलब किसी भी आदमी के व्यक्ति के अंदर लंबा टेपवर्म होता है उनके पेट में, वो अपने टेपवर्म के एग्स उन मोशन में निकालते हैं, ओके, वो फीकल मैटर खाया जाता है। तो ओके, फीकल मैटर खाया जाने का मतलब है कि आप कोई रॉ वेजिटेबल्स जो अच्छे से वॉश्ड नहीं है, जिन पे खाद के पार्टिकल थोड़े रह गए, तो उसको नॉर्मली पत्ता गोभी का भी कीड़ा बोलते हैं, ऐसा नहीं है। जी, इट कुड बी एनी ग्रीन वेजिटेबल और एनी वेजिटेबल विच हैज नॉट बीन वॉश्ड वेल। तो ओके, मोमोज कुड बी वन ऑफ द थिंग्स क्योंकि जी, उसमें भी वेजिटेबल्स डलती जी, है। ओके, सो अगर टेपवर्म हमारी ब्रेन में एक बार चला गया तो डज इट कॉज सम काइंड ऑफ अ हेडेक? देखिए क्या होता है जब टेपवर्म का एग ऊपर जाता है, जो सिस्ट है वो जाता है, तो शुरू में तो वो क्वाइटली पड़ा रहता है, कुछ सिम्टम नहीं देता है। जब वो मर जाता है तो क्योंकि उसकी एक लाइफ साइकिल खत्म हो जाती है ब्रेन में जाने जी, से, वंस इट डाइज देन देयर इज अ रिएक्शन, द ब्रेन होस्ट रिस्पॉन्स अकर्स एंड देयर इज अ रिएक्शन अराउंड इट। ओके, वो रिएक्शन से स्वेलिंग आती है। वो स्वेलिंग से दो चीज होती है, एक क्योंकि वो स्वेलिंग आ जाएगी तो हेडेक आ जाएगा, सेकंड वो आसपास की नर्व्स को इरिटेट करके इलेक्ट्रिकल स्पार्किंग करके फिट्स कर सकता है, तो उसमें ओके। फिर फिट्स आ जाता अभी हमने बात की टाइप्स ऑफ हेडेक के बारे में। नाउ देयर आर फ्यू टाइप्स ऑफ माइग्रेन्स आल्सो। कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन द टाइप्स ऑफ माइग्रेन्स? है। माइग्रेन का जैसे मुख्य तौर पे तो दो तरह के होंगे। जी, एक होगा माइग्रेन विद ऑरा जो थोड़ा कम होता है, और एक कॉमन माइग्रेन जिसमें माइग्रेन विदाउट ऑरा, थ्रॉबिंग होगा, हेडेक होगा, नॉजिया, वॉमिटिंग, डिसलाइकिंग फॉर लाइट जी, एंड साउंड होगा, और वो पीरियोडिकली होता रहेगा, और उसके हम्म, पर्टिकुलर ट्रिगर फैक्टर्स हम्म, हैं। जो दूसरा टाइप है वो माइग्रेन विद ऑरा है। ऑरा में क्या होगा कि न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स विल प्रिसीड द हेडेक। कॉमनेस्ट न्यूरोलॉजिकल सिम्टम इज विजुअल फिनोमिनन, कि एक तरफ की रोशनी जो है थोड़ी धीरे धीरे धुंधली हुई, जिगजैग पैटर्न आया, इलेक्ट्रिकल लाइट हुई, वो धीरे धीरे पैटर्न बढ़ के पूरा एक तरफ को रोशनी कम हो जाएगी। 10-15 मिनट के बाद पेशेंट को हेडेक आ जाएगा और ये रोशनी वाले सिम्टम्स चले जाएंगे। ओके, इसी माइग्रेन विद ऑरा में बहुत और सिम्टम्स है, जैसे कुछ लोगों को पहले वर्टाइगो आ सकता है जिसको वर्टिजिनस माइग्रेन या बेसिलर आर्टरी माइग्रेन बोलते हैं। कुछ लोगों को एक आंख की रोशनी जा सकती है जैसे रेटिनल माइग्रेन है। तो ये ऑरा के जो माइग्रेन विद ऑरा के अलग अलग का अलग अलग नाम है। डॉक्टर सूरी, हमने कुछ विमेन को भी देखा है ड्यूरिंग देयर पीरियड्स, उनको ना बहुत पेन होता है। इज इट रिलेटेड टू माइग्रेन? देखिए माइग्रेन भी प्रेसिपिटेट हो जाता है ड्यूरिंग ड्यूरिंग पीरियड्स, तो पीरियड्स के दौरान माइग्रेन भी होता है, लेकिन टेंशन टाइप हेडेक भी, क्योंकि बहुत लोगों को प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन भी हो जाता है, तो टेंशन टाइप हेडेक एंड माइग्रेन टाइप दोनों ही, माइग्रेन और टेंशन टाइप दोनों ही बढ़ जाएंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पीरियड्स। क्या कोई पेशेंट ऐसा भी आपके पास आता है जिसको माइग्रेन तो है पर उसको सर दर्द नहीं है? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। तो जो माइग्रेन विथ ऑरा है
सम पीपल कैन प्रेजेंट विद एन ऑरा विदाउट द हेडेक। ओके। सो ज्यादातर लोगों को जब ऑरा होगा तो उसके बाद हेडेक होता है, लेकिन कुछ कुछ एपिसोड्स हो सकते हैं जहां उनको ऑरा हो और आगे हेडेक ना हो। मतलब उनको एक तरफ की रोशनी का प्रॉब्लम आई लेकिन हेडेक नहीं हुआ, या उनको सिवियर वर्टाइगो हुआ लेकिन आगे हेडेक नहीं हुआ। सो दीज आर व्हाट वी कॉल एज ऑरा विदाउट हेडेक विच इज हैपनिंग। एंड इसमें पेशेंट्स को भी ये लगता है, और जब पेशेंट कभी इमरजेंसी डॉक्टर के पास भी आते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं स्ट्रोक तो नहीं हो रहा है। तो उसको बहुत अच्छे से, उसको एक स्ट्रोक मिमिक भी बोलते हैं कि वो स्ट्रोक की तरह मिमिक कर रहा है। तो जो अगर हिस्ट्री टिपिकल है कि पेशेंट को पहले भी ऐसे अटैक्स होते थे और अटैक्स के बाद माइग्रेन होता था और इस बार हेडेक नहीं हुआ, तो वन कैन ट्राई टू क्लैरिफाई कि ये स्ट्रोक मिमिक है या ये स्ट्रोक है। तो ये किसी को कैसे पता चले कि मेरे को माइग्रेन आने वाला है? अभी आया नहीं है पूरी तरह, इट हैज जस्ट स्टार्टेड, बट क्या उसके कोई अर्ली सिम्टम्स भी रहते हैं? बहुत लोगों को एक प्रोड्रोम फेज आता है, मतलब माइग्रेन से पहले कई लोगों को जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जिनको पता है कि अब माइग्रेन हमें कैसा है, सो दे मे गेट सर्टेन टिपिकल प्रोड्रोम। Sometimes they may get yawning, sometimes they may get fatigue, sometimes they'll get that there is poor concentration. तो एक प्रोड्रोमल फेज होता है। माइग्रेन में कहाँ कहाँ दर्द होता है? माइग्रेन में तो देखिए, हेडेक कैन बी हेमिक्रेनियल और होलोक्रेनियल, मतलब एक साइड का भी पेन हो सकता है। बहुत लोगों को टेम्पोरल ऑनसेट होता है, लेकिन बहुत लोगों को ऑसिपिटल ऑनसेट होता है, मतलब पीछे से भी शुरू हो सकता है। और कभी कभी हेडेक एक साइड भी हो सकता है या पूरे सर का भी हो सकता है। क्या किसी विटामिन या किसी भी चीज की कमी से किसी को माइग्रेन हो सकता है? देखिए, बहुत माइग्रेन तो नॉर्मली एक जेनेटिक फैक्टर है जो होगा, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों से, कुछ ट्रिगर फैक्टर्स हैं जिनसे हेडेक हो जाता है। कॉमन ट्रिगर फैक्टर्स हैं धूप में जाना, बहुत कॉमन ट्रिगर फैक्टर है धूप में जाना। सेकंड है खाना लेट होना, प्रोलॉन्ग फास्टिंग और डिलेड मील। खाने में अगर बात करें तो कुछ चीज़ों से भी हो जाता है, चीज़ है, चॉकलेट्स हैं, कोक है, कुछ लोगों को मतलब अल्कोहल से, तो ये सब चीज़ें लेने से भी ट्रिगर हो जाता है। स्लीप डेप्रिवेशन एक बहुत बड़ा ट्रिगर फैक्टर है, अगर 2-3 दिन नींद पूरी नहीं हुई। साउंड में होना, बहुत नॉइजी सराउंडिंग्स में होना भी एक ट्रिगर फैक्टर है। उसमें लो एंड में जाके है कि अगर कोई B12 डेफिशिएंसी है, विटामिन डी डेफिशिएंसी है, तो समटाइम्स दैट में आल्सो ट्रिगर माइग्रेन। एंड कुछ लोगों को अगर आप इन फैक्टर्स को थोड़ा रिप्लेस कर देते हैं, जैसे मैग्नीशियम है, B12 है, विटामिन डी, तो उनका कुछ हेडेक फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। तो माइग्रेन अगर किसी को हो गया है तो वो तुरंत क्या करे कि उसका वो थ्रॉबिंग पेन तुरंत ठीक हो जाए? देखिए, इसमें बहुत तरह की कुछ दवाई हैं और कुछ उनके लाइफस्टाइल मेजर्स उस वक्त उनको करने चाहिए। जैसे ही हेडेक हो जाता है, तो अगर आप शुरू में ही कोई दवाई ले लेते हैं जो हेडेक को अबॉर्ट कर दे, तो उसका इफेक्ट बहुत जल्दी आ जाता है। एक बार अगर फुल ब्लोन अटैक आ गया तो देन इट विल गो इनटू द फुल ब्लोन अटैक। तो आपको जो भी दवाई डॉक्टर प्रिस्क्राइब करें, चाहे वो पेन किलर्स हो, चाहे वो अलग तरह के कुछ दवाइयां हो जो किसी अलग जीन्स पे, चैनल्स पे असर करते हैं, वो डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपके एक्यूट अटैक को अबॉर्ट करने के लिए क्या दवाई लेना है। उस दवा को तुरंत लें। कोल्ड कंप्रेसर्स कुछ लोगों को हेल्प करता है कि जैसे आइस पैक लगा दें, थोड़ा कोल्ड कंप्रेसर्स कर लें, दवाई खा लें, लाइट डिम कर लें, थोड़ा रेस्ट कर लें, तो आई थिंक दैट कंट्रोल्स द हेडेक। ओके, आप क्या माइग्रेन की ट्रीटमेंट के लिए कुछ लेटेस्ट ट्रीटमेंट मोडालिटीज हैं या कुछ थेरेपीज हैं व्हिच हैव डेवलप्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? बहुत कुछ आ गया है, मतलब माइग्रेन के लिए कुछ तो एक्यूट अटैक मैनेजमेंट है, कुछ प्रिवेंशन के लिए है, और काफी दवाइयां आ गई हैं। मतलब पहले तो सिर्फ यही था कि सिर्फ पेन किलर्स या एक्यूट अटैक को अबॉर्ट करने के लिए, अब तो बहुत दवाइयां आ गई हैं, जो ओरल टैबलेट्स भी हैं, कुछ इंजेक्शंस भी हैं। और अगर किसी व्यक्ति को 1 महीने में 4 बार से ज्यादा अटैक्स हैं, इंडिविजुअल अटैक बहुत सीवियर है, और अगर इंडिविजुअल अटैक रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहा है यूजुअल मेडिकेशन को, तो ऐसे लोगों को फिर माइग्रेन प्रोफिलैक्सिस देते हैं कुछ टाइम के लिए, 3 महीना 6 महीने के लिए उनको कुछ दवाइयां देते हैं जो माइग्रेन अटैक्स को प्रिवेंट करते हैं। तो फिर वो माइग्रेन प्रोफिलैक्सिस में भी अब बहुत नई नई दवाएं आ गई हैं जो इसमें हेल्प कर देती हैं। ओके, माइग्रेन का कोई परमानेंट इलाज है? ये देखिए, बहुत चीजों का परमानेंट इलाज नहीं है। जैसे कोई कहे ब्लड प्रेशर का क्या परमानेंट इलाज है, डायबिटीज का क्या परमानेंट इलाज है। आप दवा लेंगे तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा, आप अच्छे से दवा लेंगे तो डायबिटीज कंट्रोल रहेगी। इसी तरह से माइग्रेन के लिए भी अगर आप दवाई लेंगे, थोड़ा लाइफस्टाइल मेजर्स करेंगे, ट्रिगर फैक्टर्स को रिड्यूस करेंगे, तो वेल कंट्रोल्ड रहेगा। सो यू कैन कंट्रोल द माइग्रेन वेल, बट टू से कि आप देयर इज नो परमानेंट क्योर कि एक दवाई ली तो उसके बाद अब माइग्रेन कभी होगा नहीं, ऐसा नहीं है। क्या माइग्रेन होने की भी कोई एज होती है? माइग्रेन नॉर्मली तो थोड़ा अर्ली एज में ही शुरू हो जाता है। कॉमनेस्ट जो है वो तो वही है 15 to 30 की एज पे शुरू हो जाता है। ऑल्दो यंग चाइल्डहुड माइग्रेन भी होता है, बहुत यंग लोगों को, 2 साल 3 साल 4 साल के बच्चों को भी चाइल्डहुड माइग्रेन भी हो जाता है।
और एल्डरली में लेकिन ये एक वार्निंग है कि अगर किसी को 50 साल के ऊपर पहली बार इस तरह का हेडेक आए तो इट इज अनलाइकली टू बी माइग्रेन। अगर किसी को माइग्रेन हुआ है या किसी को माइग्रेन होता है तो उसे क्या नहीं खाना चाहिए? बहुत लोगों को कोई ऐसा ट्रिगर फैक्टर नहीं होता है। नॉर्मली जो बोलते हैं चीज खाने से, पनीर खाने से होता है, लेकिन बहुत लोगों को ऐसा नहीं होता है। अल्कोहल से डेफिनेटली बहुत लोगों को माइग्रेन प्रेसिपिटेट होता है। कॉफी से भी बोलते हैं कि माइग्रेन होता है, लेकिन बहुत लोगों को होता है अगर इफ दे मिस देयर कॉफी दे गेट हेडेक। So it's coffee is a double-edged thing. Okay. So a lot of people, if they miss their coffee, they get headache, and coffee also helps to actually prevent or abort an attack. कि everybody with migraine should avoid these, ऐसा नहीं है। आप तो बहुत पेशेंट्स को देखते हैं कि आपके पास तो ऐसे पेशेंट भी आते होंगे जो बोलते होंगे कि डॉक्टर सूरी मैंने घरेलू नुस्खा ये अपनाया और मेरा माइग्रेन ठीक हो गया। तो क्या आपके एक्सपीरियंस से कोई ऐसा घरेलू नुस्खा है जिससे माइग्रेन के दर्द में, तकलीफ में इंसान को राहत मिले? ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा कोई साइंटिफिकली प्रूवन ऐसा घरेलू नुस्खा नहीं है। ज्यादातर लोगों को तो यही होता है कि वो अपना या तो कोल्ड कंप्रेसर्स लगा लेते हैं जी। बहुत लोग बहुत चीज ट्राई करते हैं, कुछ ऑयल लगाते हैं, कुछ करते हैं, कुछ मसाज करते हैं, बट I think nothing scientific about it. Each individual will have to find out, what works best for them. Correct. माइग्रेन में क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए? माइग्रेन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपका माइग्रेन महीने में 4 बार से ज्यादा हो रहा है तो उसके लिए आपको एक माइग्रेन प्रोफिलैक्सिस लेना चाहिए। दूसरा चीज, ओवर मेडिकेशन ऑफ पेन किलर्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेन किलर्स एज इट इज आपके ऊपर प्रॉब्लम डालेंगे, किडनी के ऊपर, बाकी चीजों पे। लेकिन कुछ लोगों को माइग्रेन मेडिसिन ओवर यूसेज हेडेक हो जाता है। वो क्या करते हैं कि डॉक्टर को नहीं दिखा के माइग्रेन समझ के मेडिसिन लेते रहते हैं, और अगर आप एक लिमिट से ऊपर अगर आप पेन मेडिकेशन लेते हैं तो दैट इटसेल्फ कैन कॉज अ मेडिसिन ओवर यूसेज हेडेक। बट देयर आर सर्टेन वार्निंग साइन जिनको हम रेड फ्लैग्स बोलते हैं, जिनका अगर रेड फ्लैग है तो आपको यू शुड सी अ डॉक्टर इमीडिएटली। उसका एक निमोनिक है बड़ा अच्छा याद करने के लिए, स्नूप, SNOOP। एस का मतलब है अगर आपको साथ में सिस्टमिक फीचर्स हैं, अगर आपको हेडेक है, साथ में बुखार आ रहा है, वेट लॉस हो रहा है, कुछ और सिस्टमिक बीमारी साथ में आ रही है, बुखार के साथ एपेटाइट नहीं हो रही, लूज मोशन, वॉमिटिंग, तो अगर आपको सिस्टमिक फीचर्स हैं विद द हेडेक, इट्स अनलाइकली टू बी माइग्रेन, यू नीड टू सी। एन का मतलब है अगर हेडेक के साथ न्यूरोलॉजिकल फीचर्स आ रहे हैं, आपको डबल दिखना शुरू हो गया, न्यूरोलॉजिकल फीचर हो गया, फेस एक तरफ को टेढ़ा हो रहा है, हाथ में झंझनाहट आ रही है, तो कोई न्यूरोलॉजिकल फीचर आ गया विद हेडेक, इट्स अनलाइकली टू। तो माइग्रेन के लोगों को भी तो और बीमारी हो सकता है, सो एवरी हेडेक इन अ माइग्रेनर मे नॉट बी माइग्रेन, करेक्ट, सो दे मे डेवलप अ न्यू ऑनसेट। वो से फिर मतलब है कि ऑनसेट, अगर थंडर क्लैप हेडेक है जो 1 मिनट में इतना तेज हुआ और पेशेंट बोलता है ये मेरा मोस्ट सिवियर हेडेक ऑफ माई लाइफ है, तो दैट कैन बी बिकॉज ऑफ ब्लीडिंग इन द ब्रेन, जिसको सबरिकनॉइड। तो थंडर क्लैप हेडेक का ऑनसेट हुआ डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल माइग्रेन, तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ऑनसेट आफ्टर द एज ऑफ 50, सेकंड ओ जो है, अगर ऑनसेट 50 साल के बाद हेडेक शुरू है, और पी का मतलब है सडन चेंज ऑफ पैटर्न ऑफ द हेडेक। जैसा पहला माइग्रेन था, ये तो अब कुछ डिफरेंट पेन है, ये एवरीडे चेंज हो गया। सो स्नूप अगर है तो दीज आर वार्निंग साइंस where even if you have a typical migraine, you have been diagnosed as migraine, but you have some red flags, that is the time then you should see a doctor. Or if the headaches are not responding to usual medication and you're getting more than 4 headaches a month, then also you need medical attention. Okay. मान लीजिए किसी को सर दर्द हुआ पर अभी उसको ये नहीं पता कि उसको किस चीज का सर दर्द है, and the patient does not know that he has a migraine. तो उसने एक पेन किलर ली, उसको 4-5 घंटे के लिए असर रहा, उसको फिर सर दर्द हुआ, तो वो कितनी पेन किलर ले या कितने घंटों तक दवाई ले टिल द टाइम ही नोज दैट ही नीड्स टू सी अ न्यूरोलॉजिस्ट। अगर तो माइग्रेन है जिसको पहले से बचपन से माइग्रेन है, और अगर उन्होंने 1 बार 2 बार टैबलेट लिया और उसके बाद सेटल हो गए, तो देन इट्स नथिंग टू वरी। बट यू हैव स्नूप साइंस कि आपको अब हेडेक रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, पैटर्न चेंज हो गया, या कुछ और ही पैटर्न आ रहा है, न्यूरोलॉजिकल फीचर्स आ रहे हैं। माइग्रेन में 20-20-20 रूल क्या होता है? ये एक्चुअली माइग्रेन का रूल नहीं है, ये कुछ लोगों को जो माइग्रेन जैसा स्क्रीन टाइम से उनको प्रेसिपिटेट हो जाता है, बहुत ज्यादा, जैसा स्क्रीन पे काम करते हैं, आईटी के लोग हैं सब, तो उनको कई बार ज्यादा एक्सेसिव स्क्रीन टाइम से उनको माइग्रेन हो जाता है। तो 2020 ये बोलते हैं कि उनको हेडेक रोकने के लिए थोड़ा देर के लिए, एवरी 20 मिनट्स फॉर 20 सेकेंड दे शुड रेस्ट द आई बाय लुकिंग एट समथिंग डिस्टेंट, मतलब वो पास की नजर का यूज कर रहे हैं। एवरी 20 मिनट्स for 20 seconds they should see something about 20 feet away. So that will rest the eye and that may also help in prevention of headaches. So that is a 20-20. It's not specifically for migraine, it's for eye strain,
normal headaches, Okay. and also for That migraine. could trigger and also for headache. migraine, yes. Okay, yes. all right. ER migraine cocktail क्या होता है? देखिए, जब पेशेंट को बहुत सीवियर हेडेक होता है, तो वो जब जैसे किसी हॉस्पिटल की इमरजेंसी में जाते हैं, तो वहाँ फिर एक या दो दवाइयों का मिश्रण देते हैं जो इंजेक्टेबल, जिससे हेडेक को एकदम अबॉर्ट कर देते हैं। उसमें कुछ ब्लड वेसल्स पे एक्ट करने वाली दवाइयाँ होती है, कुछ पेन किलर होते हैं, कुछ एंटी वॉमिटिंग होती है। तो वो जो एक 2 या 3 दवाइयों की इंजेक्शन देते हैं जिससे हेडेक में एकदम आराम आ जाता है, उसको ईआर कॉकटेल बोलते हैं। वो डॉक्टर सेलेक्ट करते हैं, वो हर बार हर एक का एक ही कॉकटेल नहीं है। ओके, क्या एमआरआई माइग्रेन को डिटेक्ट कर सकता है? इफ नो, देन व्हाई इज इट दैट ऑल न्यूरोलॉजिस्ट से कि आप एमआरआई करा लीजिए? माइग्रेन का डायग्नोसिस तो क्लिनिकल डायग्नोसिस, एमआरआई में कुछ नहीं आएगा माइग्रेन में। लेकिन न्यूरोलॉजिस्ट वुड आस्क, बिकॉज इफ यू आर गेटिंग पीरियोडिक हेडेक्स, then just to rule out any other pathology which may also be associated with the migraine. So every patient of migraine does not need imaging, but if the pattern is high, if the pattern is different, या migraine with aura हो रहा है, तो उसमें फिर एक इमेजिंग करना जरूरी होता है। ओके, माइग्रेन बट एमआरआई नॉर्मल आएगा पेशेंट, माइग्रेन के पेशेंट्स में नॉर्मल होता है। Okay, so there'll be no indications. No. The diagnosis is a clinical diagnosis. Okay. Migraine हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे इफेक्ट और इम्पैक्ट करता है? और अब आप जैसे आप ही पॉडकास्ट कर रही हैं, अब भी आपको माइग्रेन हो तो आप कैसे कर पाएंगी? मतलब it changes your way of working. People who have to give speeches, people have to go on stage. अगर आपको सिवियर माइग्रेन हो रहा है तो obviously it will affect your life. Even नॉर्मल काम करना है आपको अपनी जो भी नॉर्मल काम करना है, IT के लोग हैं, काम करने, तो migraine causes a lot of disability, and especially if the headaches are very severe, they can actually hamper your social life. Ladies who get a lot of, they don't want to go out, they don't want to go out in the evening for even family functions, क्योंकि headache में आप you don't enjoy, you can't go out, so it affects your work, social life, everything is affected by migraine. इसीलिए अगर migraine 4 बार से ज़्यादा हो रहा है और रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो you need migraine prophylaxis ताकि माइग्रेन को शांत किया जाए। ओके, माइग्रेन कितने दिन में ठीक हो जाता है और क्या ये अपने आप भी ठीक हो जाता है? नहीं, जो अक्यूट अटैक है वो तो ठीक हो जाएगा। मतलब माइग्रेन का तो वही टिपिकल वही है कि 4 to 72 आवर्स तक रहेगा। ओके, चाहे आप गोली खाएं या रेस्ट करें, अगर आप टैबलेट लेके तो यू कैन अबॉर्ट इट वेरी क्विकली। बट माइग्रेन का फीचर यही है कि इट्स अ पैरोक्सिस्मल हेडेक, मतलब ऐसा कंटिन्यूअस हेडेक नहीं होगा, इट्स अ पैरोक्सिस्मल हेडेक। इट विल हैपन फॉर सम टाइम, यूजुअल ड्यूरेशन इज 4 to 72 आवर्स। ओके, एंड आप रेस्ट करें, थोड़ा जैसे रूम को अंधेरा करके थोड़ा सो जाएं, तो यूजुअली हेडेक सेटल हो जाता है। कोई भी इंसान माइग्रेन और ब्रेन ट्यूमर के पेन को कैसे डिफरेंशिएट करे? माइग्रेन का तो जैसा टिपिकल पैटर्न है, जो एक बिल्कुल थ्रॉबिंग हेडेक होगा, पैरोक्सिस्मल होगा, ठीक हो जाएगा। ट्यूमर पेन्स जो होते हैं वो यूजुअली थ्रॉबिंग नहीं होते, एंड दे मे बी मोर लोकलाइज्ड, मतलब एक ही जगह पे होंगे। जैसा माइग्रेन का पेन हाफ हेड या होल हेड होगा, ट्यूमर का पेन जो है कंटिन्यूअस पेन होगा, मोर स्ट्रेचिंग होगा, यूजुअली अर्ली मॉर्निंग उठने पे हो सकता है। साथ में न्यूरोलॉजिकल फीचर्स हो जाएंगे, जैसे कभी डबल विजन हो रहा है, कोई एक हाथ पैर में झंझनाहट हो रही है, रिकरेंट वॉमिटिंग हो रहे हैं, ब्लरिंग ऑफ विजन हो रहा है। Who treats a migraine headaches? Is it an ENT or a neurologist? नहीं, माइग्रेन तो anybody can treat. I think even a family physician can treat. Okay. जो माइग्रेन विद ऑरा है, क्लस्टर हेडेक है, ट्राइजेमिनल ऑटोनोमिक सेफेल्जियाज हैं, वो जो डिफरेंट टाइप ऑफ डिफिकल्ट टाइप ऑफ माइग्रेन्स हैं, वो फिर आई थिंक वो न्यूरोलॉजिस्ट ही देख के डिसाइड करते हैं कि क्या ट्रीट करना है। आप हमारे व्यूअर्स को बताइए 3 हैक्स टू गेट इंस्टेंट रिलीफ फ्रॉम माइग्रेन। वो तो इमीडिएट, जो आपके डॉक्टर ने आपको दवाई दी हुई है आप उसको तुरंत खाइए। थोड़ा सा अपना रेस्ट कर लीजिए, जो भी आप काम करें, यू कैन रेस्ट अ लिटिल बिट, darken the room a little bit and try to get some sleep. ये 3 चीजें हैं, get some sleep, just get a little bit rest and take the drug that has been prescribed to you to abort the episode. वो आप लेने से you can actually abort the episode. Thank you, Dr. Suri. Now we come to stroke. Stroke या फिर लकवा. Stroke क्या होता है और ये इसके साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं? देखिए, स्ट्रोक है जहाँ एक ब्रेन, रेटिना या स्पाइनल कॉर्ड में ब्लड सप्लाई की डिस्टर्बेंस से न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन हो जाए। जो ब्लड सप्लाई का डिस्टर्बेंस है वो 2 तरह का है। एक जहाँ द ब्लड वेसल कैन गेट ब्लॉक्ड, सो वंस देयर इज लेस ब्लड गोइंग इनटू द ब्रेन, दैट पार्ट डाइज, दैट इज कॉल्ड एज infarction. That is most common, and that is about 80 to 85% of patients will develop infarction because एक blood vessel बंद हो गया, चाहे वो ब्रेन की हो, रेटिना की हो या स्पाइनल कॉर्ड की हो। सेकेंड कारण होता है कि ब्लड वेसल रप्चर हो गई, तो उसमें ब्लीडिंग हो गई, उसको हीमरेज बोलते हैं। This occurs in about 15 to 20% of patients. Okay. इसके साइंस और सिम्टम्स? सिर्फ ये पता है कि बस अधरंग हुआ, otherwise they don't know the symptoms.
तो एक निमोनिक है जिसको बी फास्ट बोलते हैं, BEFAST. बी स्टैंड्स फॉर सडन ऑनसेट ऑफ बैलेंस प्रॉब्लम. अगर एकदम बैलेंस खराब हो गया, चलने में इधर उधर बहक रहे हैं, तो बी स्टैंड्स फॉर सडन ऑनसेट ऑफ बैलेंस प्रॉब्लम. Okay. Then E stands for sudden onset of eye problem. Sudden onset vision loss in one eye or one half of the eye. Okay. Or the eyes have become squinted suddenly. Okay. तो eye का problem. F stands for facial asymmetry. आप स्माइल कर रहे हैं तो फेस एक तरफ को टेढ़ा हो रहा है. That stands for F is for that. A is for arm drift. आप दोनों हाथ आगे रख रहे हैं, एक आर्म आप रोक ही नहीं पा रहे, वो नीचे ड्रिफ्ट करिए या आप उठा ही नहीं पा रहे. Okay. S का मतलब है स्पीच प्रॉब्लम, where there is either slurring of speech or you're making words which doesn't make sense or you cannot express words. Okay. तो अगर बी फास्ट सिम्टम है, it is time to act fast. And एक इनिशियल गोल्डन आवर्स हैं जो 4.5 घंटे हैं, जिसमें आपको कुछ दवाई मिल सकती है जो कि क्लॉट को खोल सकते हैं. Okay. So the golden hours are the first 4.5 hours. Okay. And one should not, but ये नहीं है कि golden hour 4.5 घंटे तो चलो हम 4.5 घंटे में पहुंचे. People who will get that medication earlier will get more benefit. Okay. So if you get it at 90 minutes, you're likely to get much more benefit than what you do at 4.5 hours. Stroke और blood pressure में how are they related? Okay. Blood pressure जो है number 1 risk factor है, both for bleeding, मतलब brain hemorrhage, and for infarction. तो ब्लड प्रेशर को अगर आप कंट्रोल करते हैं तो इट इज वन ऑफ द मेजर प्रिवेंटर्स ऑफ स्ट्रोक. ओके. एक आम इंसान, मतलब हम कहीं खड़े हैं और हमने देखा कि सामने हमारे सामने किसी को स्ट्रोक आ रहा है, तो हम कैसे एक तुरंत पहचाने कि इस इंसान को स्ट्रोक आ रहा है? ये बी फास्ट सिम्टम हो, अगर उनको एकदम सडन ऑनसेट ऑफ बैलेंस, आई इशू, स्पीच इशू, आर्म वीकनेस, लेग वीकनेस, स्पीच प्रॉब्लम, अगर ऐसा है तो वो अक्यूट स्ट्रोक है. ओके. एंड हाउ सून डू दीज स्ट्रोक सिम्टम्स अपीयर? नहीं, वो तो जैसे ही स्टार्ट होगा उसी वक्त हो जाएगा. सिम्टम्स विल स्टार्ट एज सून एज द स्ट्रोक स्टार्ट्स. ओके. ओके. क्या होता है जब स्ट्रोक स्टार्ट होता है पर वो पूरी तरह स्ट्रोक होता नहीं है? एक चीज होता है जिसको हम बोलते हैं TIA, ओके, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक. ओके. इसमें क्या होता है कि जैसे ब्लड सप्लाई थोड़ी देर के लिए कट ऑफ हुई, पेशेंट को हाथ और पैर का वीकनेस हुआ, लेकिन समहाउ द कोलैटरल्स टेक ओवर एंड किसी तरह से ब्लड वहां फिर पहुंच गया और 5 मिनट में 7 मिनट में पेशेंट की रिकवरी हो गई. ओके. उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए. वो TIA है, उसमें रिस्क है कि पेशेंट को अभी स्ट्रोक होने वाला है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ दे टेक करेक्टिव स्टेप्स तो स्ट्रोक को आप बचा सकते हैं. ओके. तो TIA शुड नॉट बी टेकन लाइटली. बहुत लोगों को लगता है मेरा शायद हाथ मेरे बॉडी के नीचे आ गया, या मेरा थोड़ा BP हाई हो गया, तो दे विल चेक द ब्लड प्रेशर, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर हाई था और गोली खा लेंगे BP की, एंड दे विल इग्नोर द TIA. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द TIA शुड बी टेकन वेरी सीरियसली. जहां थोड़ी देर के लिए सिम्टम आए और ठीक हो गए तो और इम्पोर्टेंट है कि आप रश करें, क्योंकि आप स्ट्रोक को प्रिवेंट कर सकते हैं. डॉक्टर सूरी, व्हाट इज दिस 4.5 आवर गोल्डन रूल इन स्ट्रोक? क्या है कि ब्रेन में जब ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो रहा होता है तो कुछ एरिया है जो इमीडिएटली डेड हो जाता है और कुछ उसके आसपास होता है जिसको पेनम्ब्रा बोलते हैं, विच इज नॉट वर्किंग बट इट्स अलाइव. इफ यू ओपन द ब्लड सर्कुलेशन यू कैन सेव दैट पेनम्ब्रा. सो दैट पेनम्ब्रा लास्ट फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन. इसलिए ये बोलते हैं कि 4.5 आवर्स के अंदर अगर आप एक दवाई दे दें इंट्रावीनस जो उस क्लॉट को डिसॉल्व कर दें, तो जैसे ही ब्लड सप्लाई चला जाएगा तो ये सारा पेनम्ब्रा सेव हो जाएगा. तो पेशेंट्स विल हैव सिग्निफिकेंट रिकवरी. Some patients may recover completely, but ultimately the neurological deficit can be markedly reduced. Okay. तो वो विंडो अभी जो है 4.5 आ रहा है कुछ सेलेक्टेड लोगों के लिए, पर उसके लिए फिर हमें एडवांस्ड इमेजिंग करनी पड़ती है, CT परफ्यूजन करना पड़ता है, वो 9 आवर्स तक कर सकते हैं. Okay. और अब कुछ ट्रायल्स आ रहे हैं जो 24 आवर्स तक भी आप कर सकते हैं, बट वो बहुत सेलेक्टेड मिनिमल लोग हो सकते हैं. मेजॉरिटी ऑफ पीपल वंस दे हैव अ स्ट्रोक 4.5 आवर्स में आपको वो दवाई देनी है. Okay. तो इट इज इंट्रावीनस थ्रोम्बोलिसिस बोलते हैं. कुछ लोगों के लिए जिनमें लार्ज वेसल ओक्लूजन है, उनमें आप क्लॉट को एक कैथेटर डाल के आप क्लॉट को पुल डाउन कर सकते हैं, वो 6 घंटे तक कर सकते हैं. Okay. उसमें भी विंडो कुछ सेलेक्टेड लोगों के लिए 24 आवर्स है. Okay. तो द मेजर विंडो फॉर इंट्रावीनस थ्रोम्बोलाइसिस, जहां एक इंजेक्शन देने से क्लॉट डिसॉल्व कर दिया, 4.5 आवर्स. मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी, जहां आप क्लॉट को खींच के बाहर निकाल के ब्लड वेसल खोल देते हैं, दैट इज फॉर 6 आवर्स. बट देयर इज अ 9 आवर विंडो एंड अ 24 आवर विंडो, बट दैट गोज डाउन फॉर वेरी फ्यू पीपल, वेरी सेलेक्टेड पीपल बेस्ड ऑन एडवांस्ड इमेजिंग. डॉक्टर सूरी, व्हाट इज द इमीडिएट ट्रीटमेंट फॉर अ स्ट्रोक पेशेंट? इमीडिएट ट्रीटमेंट देखिए जो है, सबसे पहले अगर किसी को है कि आप घर पे हैं या कुछ है, तो ओनली थिंग दैट शुड बी डन इज टू जस्ट चेक ब्लड शुगर. इफ द ब्लड शुगर इज लेस देन 60,
then it could be a stroke mimic, which means it could be low sugar presenting like a stroke. उसमें आप immediately कुछ मीठा दीजिए या try to control the sugars को आप correct कर दीजिए. Otherwise, there is no immediate treatment at home. Do not give aspirin. Do not waste time कि blood pressure high है तो मैं blood pressure की दवाई ले लूँ. Do not waste time. Rush to the nearest hospital which is capable of treating stroke patients, क्योंकि वहाँ वो imaging करेंगे, bleeding है या infarction है, उस हिसाब से आगे proceed करेंगे. So there is no immediate treatment, and one should, very important message that should go to everybody is, do not waste time on doing a CT scan or an MRI somewhere in the periphery. You should rush to the hospital. They will do the CT and MRI, and without wasting time, they will give you therapy. Okay. A lot of patients feel कि जैसे उनको stroke होता है, उनको लगता है मेरा blood pressure थोड़ा high है, तो मैं एक दवाई खा के देख लूँ, शायद मेरा symptoms ठीक हो जाएं, and they waste important time. Okay. Sometimes they will go to a CT scan center, MRI center, keep waiting for their turn to get an imaging done, and they waste that 4.5-hour window period, and they reach the hospital after that. Okay. That should not happen. So the minute there is a stroke symptom, you have symptoms suggestive of a stroke, rush to the nearest stroke treating capable hospital, and they will do the imaging and they'll give the treatment fast. क्या कोई ऐसा टाइम होता है दिन का जिस टाइम पर स्ट्रोक होने के ज्यादा चांसेस होते हैं? स्ट्रोक कभी भी होता है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा सुबह 6 बजे से लेके 12 बजे का जो टाइम है, अर्ली मॉर्निंग, maybe about 4 o'clock to 12 midnight, is because उस वक्त थोड़े से हमारे बॉडी में ऐसे चेंजेस आते हैं, ब्लड प्रेशर चेंजेस एंड अदर चेंजेस, जिसकी वजह से स्ट्रोक थोड़ा between 4 AM and 12 noon थोड़ा ज्यादा होता है, बट इट कैन हैपन इन एनी टाइम. ओके. स्ट्रोक हमारी बॉडी के कौन से पार्ट को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है? स्ट्रोक तो देखिए ब्रेन में आएगा ना, तो ब्रेन से जब होगा तो वो किस डिपेंडिंग ऑन कौन सी ब्लड सर्कुलेशन इन्वॉल्व हुई है वो इन्वॉल्व हो जाएगा. ज्यादातर आर्म एंड लेग वीकनेस को वो कर देता है. मतलब यूजुअली मोस्ट पेशेंट्स विल डेवलप आर्म लेग वीकनेस, मतलब हेमीप्लीजिया जिसको बोलते हैं. Okay. कुछ लोगों को स्पीच का प्रॉब्लम आ जाएगा, कुछ लोगों को स्पीच एक्सप्रेशन को, कुछ लोगों को स्पीच कॉम्प्रिहेंशन अंडरस्टैंडिंग में आ जाएगा, कुछ लोगों को विजन का आ जाएगा. तो ऐसा नहीं है कि किस पार्ट को, बिकॉज ब्रेन डजंट, स्ट्रोक डजंट अफेक्ट द बॉडी, इट अफेक्ट्स द ब्रेन, एंड विच एवर पार्ट ऑफ द ब्रेन इज इन्फेक्टेड और ब्लीडिंग, देन दैट पार्ट विल गेट डिसफंक्शनल. उसके लक्षण आएंगे. ओके. स्ट्रोक के बाद सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन क्या आती है? देखिए स्ट्रोक जो है, एक तो इमीडिएटली फर्स्ट 48 आवर्स के करीब स्ट्रोक बढ़ सकता है. जो इन्फेक्शन है या ब्लीडिंग है वो थोड़ी बढ़ सकती है. सो दैट कैन कॉज अ हर्निएशन सिंड्रोम. मतलब वो ब्रेन को इतनी स्वेलिंग आ जाए कि वो ब्रेन का जो ब्रेन स्टेम है उसको पुश करके एकदम हार्ट बंद हो जाए, ब्रीदिंग बंद हो जाए, या पेशेंट को इमीडिएटली वेंटिलेटर पे लेना पड़े. सो देयर कैन बी सडन लॉस ऑफ लाइफ because the stroke is so large that it has pushed the brainstem. Okay. First 3 to 4 days के बाद, third day के बाद, जो impacted area वो swell करता है, क्योंकि उसमें swelling आती है तो वो फिर brain को push करना शुरू करता है. और अगर उसने small brain को push कर दिया, so it may make the brain stem dysfunctional and one may get what we call as brain dead. Loss of life is the major risk factor following a stroke. If the stroke is large, or if the swelling around the stroke also increases. Some patients may then develop seizures, convulsions हो सकते हैं as a complication. और जब पेशेंट लेटे हुए हैं तो बहुत बार पेशेंट्स को इन्फेक्शंस आ जाते हैं, जैसे निमोनिया आ गया, डीप इन लेग में क्लॉटिंग आ गई. तो ये कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं. लॉस ऑफ लाइफ, हर्निएशन सिंड्रोम्स, सीजर्स, डीप इन थ्रोम्बोसिस, ये सब ब्रेन स्ट्रोक के कॉम्प्लिकेशंस हैं. ओके. कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो स्ट्रोक को मिमिक करती हैं? ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो ये स्ट्रोक मिमिक का मतलब है ऐसी कंडीशंस जो स्ट्रोक नहीं है पर ऐसा लगेगा कि स्ट्रोक है. कॉमनली तो इसमें एक तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, माइग्रेन विद ऑरा है जी. तो अगर किसी को ऑरा हो, हाथ और पैर वीक हुआ या एक तरफ की रोशनी चलेगी लेकिन हेडेक नहीं हुआ, तो माइग्रेन विद ऑरा या ऑरा, जस्ट द ऑरा इज अ वेरी कॉमन स्ट्रोक मिमिक. सेकेंड होता है कई बार पेशेंट्स को ब्रेन में ट्यूमर है और वो उनको एकदम सडन ऑनसेट ऑफ वीकनेस आ गई या सीजर हो गया तो वो एकदम दे में. सो ट्यूमर्स, सबड्यूरल हीमाटोमा, माइग्रेन, ऑरा, they can all be stroke mimics. क्या स्ट्रोक पेशेंट्स पहले जैसी जिंदगी, नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं? Absolutely. A lot of patients can recover completely. So हम उसको वो भी बोलते हैं जैसे MRS
0 to 1 ग्रेड पे आ जाते हैं, जो पेशेंट्स को बिल्कुल कोई कमी नहीं होती। कुछ लोगों को MRS 0 to 2 होता है, जैसे जिनको हम बोलते हैं फंक्शनली इंडिपेंडेंट, मतलब थोड़ी बहुत उनको कमी होती है, बट दे आर फंक्शनली कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। सो लॉट ऑफ पेशेंट्स, स्पेशली अगर उनको इंट्रावीनस थ्रोम्बोलाइसिस मिल गया हो या उनको मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी हो, तो उनकी परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स जो कि फंक्शनली इंडिपेंडेंट या कंप्लीटली नॉर्मल है, वो परसेंटेज बहुत बढ़ जाता है। So a lot of patients can lead completely normal lives with very minimal disability. ओके, स्ट्रोक के बाद हॉस्पिटल में कितना टाइम स्टे करना पड़ता है? ये डिपेंड करता है कि मतलब पेशेंट्स को क्या कितना बड़ा स्ट्रोक है। अब कुछ पेशेंट्स हैं जैसे उनको बेसिलर आर्टरी ओक्लूजन है, कुछ है जो दे मे रिमेन इन कोमा फॉर अ लॉन्ग टाइम। सम पेशेंट्स हु डेवलप कॉम्प्लिकेशंस, उनको निमोनिया हो गया या उनको ट्रिकोस्मी करना पड़ गया, सो दे मे रिमेन इन द हॉस्पिटल फॉर लॉन्ग। एवरी स्ट्रोक विल हैव टू बी, देयर इज नो टाइम लिमिट। ओके, यूजुअल स्ट्रोक जो नॉर्मल अगर अनकॉम्प्लिकेटेड माइनर मॉडरेट स्ट्रोक है तो मे बी 5 to 7 days. ओके, But once the stroke becomes complicated, then it can be a very prolonged stay. ओके। और स्ट्रोक की मेडिकेशंस क्या लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती हैं? Yes, absolutely, because ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेशेंट्स को भी ध्यान रखना चाहिए कि एक बार अगर आपको स्ट्रोक हुआ है तो इसमें 2-3 तरह के आपको प्रिकॉशंस रखने हैं। नंबर 1, एक तो आपको आपके रिस्क फैक्टर्स को रिड्यूस करना है। अब वो रिस्क फैक्टर अगर ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर का दवाई लेना है जी, अगर वो हाई कोलेस्ट्रॉल है तो कोलेस्ट्रॉल का दवाई लेना है जी, अगर आपको डायबिटीज है तो डायबिटीज के दवाई लेना है। तो काफी दवाइयां जो है वो रिस्क फैक्टर कंट्रोल की है और कुछ दवाइयां हैं जैसे ब्लड थिनर्स हैं, जी, कुछ एंटी प्लेटलेट है या एंटी कोएगुलेशन है, हम्म, जो आप कुछ पेशेंट्स को फिर लाइफ वो तो ये लाइफ लॉन्ग लेना है। ओके, तो मुख्य तौर पे जो दवाइयां स्ट्रोक को प्रिवेंट करने की है वो लाइफस्टाइल को ठीक करने की, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, उनको कंट्रोल करने की है, और कुछ ब्लड थिनर्स हैं ओके, जो ब्लड को पतला रखेंगे और स्ट्रोक को प्रिवेंट करेंगे। ओके, तो दिस इज द कॉम्बिनेशन एंड दैट शुड कंटिन्यू फॉर एज लॉन्ग एज रिक्वायर्ड। ब्लड थिनर्स तो रहेंगे लाइफ लॉन्ग, लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर सेटल हो गया विद लाइफस्टाइल तो ब्लड प्रेशर का दवाई हट जाएगा। डायबिटीज आपका अगर कंट्रोल हो गया जी, तो यू मे बी ऑफ दोज ड्रग्स, बट करेक्ट, most people will require lifelong drugs and one should not stop medication. The commonest cause of a recurrence of a stroke is because patients feel that they have recovered well, they do not need medication, they stop their blood thinners and they may come back with a repeat stroke. सो व्हिच मींस स्ट्रोक के बाद भी स्ट्रोक आ सकता है। Stroke recurrence is a clear problem and Okay. one has to take care. Risk factors को भी कंट्रोल करें, ब्लड थिनर्स भी लें ताकि स्ट्रोक कभी दोबारा ना हो। ओके, डॉक्टर सूरी, यू आर अ वर्ल्ड रेनाउंड न्यूरोलॉजिस्ट। आपने लाखों पेशेंट्स को ट्रीट किया है। आप स्ट्रोक रिकवरी के बारे में भी हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइए। देखिए क्या है कि ब्रेन में बहुत न्यूरोनल प्लास्टिसिटी होता है। ब्रेन का अगर एक एरिया डेड हो गया तो उसके आसपास का नर्व उसका फंक्शनल उसकी फंक्शन को टेक ओवर कर लेते हैं। सो वन शुड ट्राई टू वर्क ऑन दिस न्यूरोनल प्लास्टिसिटी। बहुत लोगों को लगता है कि अब इतना टाइम हो गया तो एक टाइम ड्यूरेशन के बाद अब रिकवरी नहीं हो सकता है। दैट्स अ रॉन्ग थिंग, इट्स अ मिथ एंड रिकवरी कंटिन्यूज। Although the major recovery occurs in the first 6 months to about 2 years, जी, but recovery can be a continuous process. ओके, So ये कि अब मेरे को इतना टाइम में नहीं हुआ, अभी नहीं होगा तो मैं कभी रिकवर नहीं कर सकता है, पेशेंट्स में not do anything, that's not right. Recovery can occur long term. There are now lot of research and lot of new things that have come up in stroke rehabilitation. बहुत गैजेट्स आ गए हैं, बहुत तरह के मेथड्स आ गए हैं जिसमें स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन के मेथड्स हैं, तो पेशेंट्स को रिकवरी अच्छी हो जाती है। मान लीजिए किसी को स्ट्रोक आया, वो ठीक होकर अपने घर भी चला गया, तो उसके घर वालों को किस तरह के प्रिकॉशंस या किस तरह का सपोर्ट देना चाहिए उस पेशेंट को जो रिकवर होकर भी केयर गिवर हॉस्पिटल से का आया? रोल तो बहुत है। केयर गिवर्स, आई थिंक केयर गिवर्स हैव अ मेजर रोल इन, सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ डिसेबिलिटी द पेशेंट हैज। ओके, अगर पेशेंट्स बेड बाउंड हैं, स्टूल एंड यूरिन उनका कंट्रोल नहीं है, तो केयर गिवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ही इज़ नॉट एम्बुलेटरी, बाथरूम तक भी नहीं जा सकते, तो केयर गिवर को बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ता है। बट इफ पेशेंट्स आर एम्बुलेटरी, दे कैन टेक केयर ऑफ देयर बेसिक एक्टिविटीज और डेली लिविंग वेल, सो केयर गिवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है। केयर गिवर शुड बी ऑल्सो बिकॉज समटाइम्स द पेशेंट्स मे नॉट बी दैट केयरफुल अबाउट देयर रिस्क फैक्टर रिडक्शन। स्मोक करते हैं, टोबैको च्यू करते हैं, मीठा खाते हैं, मतलब शुगर को कंट्रोल नहीं करते, ब्लड प्रेशर चेक नहीं करते। सो आई थिंक द स्ट्रोक caregiver at home should take care of all these factors, that number one, they are compliant with their medication, अपना दवा अच्छे से खाएं, अपने risk factors को reduce करें। A lot of people will just go home and start their smoking and alcohol again. So the caregiver has that role
of but not nagging them Hmm. and not making them really aggressive, and then so that they just don't listen to everything, but they have to softly, gently cajole them into lifestyle measures, into taking their medication regularly, doing their tests regularly. Hmm. So I think that's the response. And plus also psychologically bhi caregiver ko hai, they have to build them up psychologically, because a lot of patients do get depressed, when they were very active and suddenly Correct. their lifestyle has changed completely. Hmm. So I think they need psychological support also from the family. So all that, the caregiver has a major role. It's usually the spouse. So children are so busy with everything that it's basically, it comes onto the spouse. So Okay. there's a huge responsibility. What is the fastest way to recover from stroke? There is no fast way. The fastest way is to limit the stroke disability. Okay. So if you get treatment immediately, Hmm. if you can get intravenous thrombolysis or mechanical thrombectomy, and you limit the disability, that's the fastest way, because you will reduce the amount of disability, and therefore the recovery will be fast. ओके डॉक्टर सूरी, अब हम एपिलेप्सी एंड सीजर यानी मिर्गी के दौरे के बारे में बात करते हैं। दौरे और मिर्गी में क्या अंतर है? देखिए, दौरा है जिसको हम एपिलेप्टिक फिट बोलते हैं। एक फिट को एक दौरा बोलते हैं। दौरा किसी भी कारण से हो सकता है। किसी को शुगर लो हो गई तो दौरा हो गया, किसी को सोडियम लो हो गया तो दौरा हो गया। वो एपिलेप्सी नहीं है। एपिलेप्सी इज व्हेन देयर आर 2 और मोर सीजर्स, नॉट बिकॉज ऑफ एनी सेकेंडरी कॉज, उसको एपिलेप्सी बोलते हैं। Okay. मतलब अगर मिर्गी है जो या एपिलेप्सी है, देयर आर 2 एंड मोर सीजर्स and not because of any secondary factor like low sugar and, और दौरा तो कोई भी किसी भी तरह का फिट होगा उसको दौरा बोलते हैं। क्या ज्यादा सोचने से मिर्गी हो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं। ओके क्या मिर्गी के रोग को जड़ से खत्म किया जा सकता है? Absolutely. About 70 to 80% of patients, if they are seizure free and they can stop their medication and they can have a completely seizure free period after that. So about 80% of patients, 70 to 80% patients, कुछ पैटर्न होते हैं जहाँ ये पता है कि ये इनको लाइफ लॉन्ग दवाई चाहिए, बट ज़्यादातर लोगों को about 70 to 80% of patients will do extremely well and they may need 2 to 5 years of anticonvulsant therapy. उसके बाद अगर वो सीजर फ्री है तो उनकी दवा भी हट जाएंगी और उसके बाद they may remain completely seizure free throughout life. ओके मिर्गी या दौरे क्यों पड़ते हैं? इसका क्या कारण होता है? देखिए, ब्रेन के अंदर कोई इलेक्ट्रिकल स्पार्किंग होगी तो वो दौरा होगा। कुछ लोगों को तो प्राइमरी मतलब जैसे इडियोपैथिक सीजर डिसऑर्डर है कि मतलब उनकी ब्रेन में ही एक नर्व है ऐसी खराब है जो इलेक्ट्रिकल स्पार्किंग करते हैं, विच इज क्वाइट अ मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स। कुछ लोगों को स्ट्रक्चरल चेंज मतलब स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज हैं बाय बर्थ, कोई सिस्ट्स हैं, कोई एबनॉर्मल एरियाज ऑफ ब्रेन है जो इलेक्ट्रिकल स्पार्किंग करते हैं, कोई एरिया ब्रेन का ठीक बना नहीं है। कुछ लोगों को फिर अक्वायर्ड कॉजेज होते हैं, जैसे वी हैड डिस्कस्ड ब्रेन में टेपवर्म का अंडा चला गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, ट्यूबरक्लोमा हो गया, पोस्ट ट्रॉमेटिक किसी को सर पे चोट लग गई, ब्रेन में दाग आ गया, उससे दौरा आ सकता है। तो मतलब दौरों के सेकेंडरी कॉजेज ये बहुत कॉमन है, जो इन्फेक्शंस हैं, ट्रॉमा है। बहुत बार अल्कोहल एंड अल्कोहल विड्रॉल इज वन ऑफ द कॉज फॉर सीजर्स। सोडियम लॉस होना भी कई बार दौरे पैदा कर सकता है, शुगर लेवल लो होना भी दौरे पैदा कर सकता है, बट वो उसमें फिर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती। अगर सोडियम की वजह से हो गया, अल्कोहल विड्रॉल से हो गया, so although they are having epileptic seizure but they don't need long term anticonvulsant medication. एपिलेप्टिक सीजर के लिए आप पेशेंट को कौन से टेस्ट बताते हैं? कॉमनली एक तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि पेशेंट से हिस्ट्री ली जाती है कि दौरा किस तरह का है। बहुत बार पेशेंट को दौरा ही नहीं होता है, कई बार हार्ट के सिनकोप होते हैं, जैसे धूप में खड़े बच्चे खड़े हैं और गिर गए तो वो सिनकोप है। एंड सो वन हैज टू टेक अ वेरी गुड हिस्ट्री जहाँ की देखा जाए कि नंबर 1 ये सीजर ही है, नंबर 2 फिर सीजर सेमियोलॉजी देखी जाती है कि सीजर किस तरह का है, ब्रेन के किस भाग से हो रहा हो, उसकी पीरियोडिसिटी क्या है, कितने दौरे आ रहे हैं, क्या ट्रिगर फैक्टर्स है। तो एक तो उसका हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट पार्ट है। सेकंड, कुछ लोगों को फिर ईजी करना पड़ता है जिसमें अब ये देखते हैं कि ब्रेन के किस अंग से, ब्रेन के किस पार्ट से दौरे आ रहे हैं और किस पैटर्न के हैं और कोई सिंड्रोम्स में वो फिट हो रहे हैं पेशेंट। और थर्ड फिर इमेजिंग होती है, जिसमें इमेजिंग में काफ़ी तरह के टेस्ट हो सकते हैं, MRI हो सकता है, स्पेक्ट हो सकते हैं, जो ये देखते हैं कि कोई स्ट्रक्चरल डैमेज है कि नहीं, ब्रेन के कौन से पार्ट से दौरे पैदा हो रहे हैं। तो ये इस तरह के टेस्ट, मतलब गुड क्लिनिकल हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, EG एंड ब्रेन इमेजिंग इज रिक्वायर्ड। ओके तो क्या मिर्गी जो है इसको परमानेंटली ठीक किया जा सकता है? हाँ, लाइक अ लॉट ऑफ अबाउट 70 to 80% ऑफ पेशेंट्स जिनका
पैटर्न अच्छा है, so they may get in 2 to 5 years of seizure free period, they can get off medication Okay. and remain seizure free. और मिर्गी ठीक होने में कितना टाइम लगता है? वो देखिए अलग अलग पैटर्न्स हैं, जैसा कुछ पैटर्न्स हैं उनमें तो लाइफ लॉन्ग दवाई चाहिए ही चाहिए, कुछ स्ट्रक्चरल लीजन्स हैं जिनमें लाइफ लॉन्ग दवाई चाहिए, कुछ लोग हैं जो इतनी डिफिकल्ट टू कंट्रोल हैं, मेडिकली रिफ्रैक्टरी है, उनको सर्जरी चाहिए ब्रेन के। लेकिन ज्यादातर लोगों को अगर 2 से 5 साल उनको कोई दौरा नहीं आया दवाई पे, तो दवाई का विड्रॉल का एक ट्रायल कर सकते हैं, जहाँ दवाई को हटा के देखते हैं, और अगर पेशेंट्स को हटाने के बाद भी दौरा नहीं आया तो दे रिमेन सीजर फ्री। ओके, क्या मिर्गी के दौरे जो होते हैं वो जानलेवा भी हो सकते हैं? दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड आई थिंक ये क्योंकि मिर्गी को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। एक तो ये हो सकता है कि आप उस वक्त क्या कर रहे हैं, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और या आप स्विमिंग कर रहे हैं, जो कि यूजली अवॉइड करना चाहिए आप, या कोई गृहिणी है जो घर में खाना बना रही है और उनको दौरा आया और शी फॉल्स ऑन टू द गैस, ऑन टू फायर एंड शी कैनॉट, सो एक तो सेकेंडरी इंजरी ड्यूरिंग द सीजर है। सेकेंड एक सूडअप होता है, वेयर देयर इज अ सडन अनएक्सपेक्टेड डेथ ड्यू टू एपिलेप्सी, क्योंकि कुछ वेगस नर्व स्टिमुलेट होने से हार्ट बंद हो जाती है, तो कई लोग नींद में या वैसे भी एक दौरे में उनको सडन डेथ हो सकती है। डेफिनेटली द रिस्क ऑफ डेथ इज हायर इन पेशेंट्स विद एपिलेप्सी। There can be SUDEP, which is a sudden death, or it can be because of what you're doing and you may injure yourself. ओके, तो जैसे अभी आपने हमें बताया कि किसी को मिर्गी का दौरा की तकलीफ है या उसको मिर्गी के दौरे आते हैं, तो क्या ऐसा कुछ खाना या उसको नहीं करना चाहिए स्पेसिफिकली जिससे उसको दौरे ना आए? एक तो नंबर 1 है कि जो उनको दवाई दी गई है उसको मिस नहीं करना चाहिए। दवाई को मिस करना एक सबसे बड़ा ट्रिगर फैक्टर है फॉर सीजर्स। सेकंड, स्लीप डेप्रीवेशन को अवॉइड करना चाहिए। दे शुड गेट गुड स्लीप फॉर अबाउट 6 to 8 hours। स्लीप डेप्रीवेशन एक काफी बड़ा सीजर फैक्टर होता है। थर्ड, प्रोलॉन्ग फास्टिंग। अगर आपका शुगर लेवल ड्रॉप हो जाए, आपने पूरा दिन खाया नहीं, पूरा दिन फास्ट रखा, दवाई मिस कर दी, सो दैट इज अगेन अ कॉकटेल फॉर रिकरेंस ऑफ सीजर। तो बेसिकली जो उनको करना चाहिए कि एक तो अपना दवाई को मिस नहीं करें, प्रोलॉन्ग फास्टिंग को अवॉइड करें, शुगर लेवल ड्रॉप ना हो, और अपनी नींद अपनी पूरी रखें। सबसे सीरियस टाइप का सीजर या मिर्गी का दौरा कौन सा होता है? जो जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक सीजर होता है जिसमें पूरा शरीर हिलता है, क्योंकि दौरे तो कुछ बिल्कुल सिंपल होते हैं, एब्स्टांसेस, जहाँ पेशेंट थोड़ी देर के लिए बस आंख चढ़ी और 10 सेकंड के लिए दे आर लॉस्ट टू रिस्पॉन्सिवनेस। कुछ लोगों को कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर होते हैं जो 1 मिनट 2 मिनट के लिए थोड़ा गुम हो गए एंड देन दे रिकवर बैक। बट जो जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक होता है जिसमें पूरा हाथ पैर कांपते हैं, दे फॉल डाउन ऑन द ग्राउंड एंड दे आर मूविंग, जो जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक सीजर होते हैं वो ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि उसमें सेकेंडरी इंजरीज हो जाती हैं, टंग बाइट्स होते हैं, समटाइम दे एस्पिरेट, तो उसमें थोड़ा रिस्क ज्यादा होता है। ओके, सीजर का इमीडिएट ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, अगर आप किसी को देखें कि जैसे सीजर हो रहा है, तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि उनको इमीडिएटली राइट या लेफ्ट लैटरल को टर्न करें, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि उनको एस्पिरेट ना कर जाए, जो उनके मुंह में थूक ब्लड वगैरह आ रहा है बिकॉज ऑफ बाइट्स, वो अंदर लंग्स में ना चला जाए, तो उनको एक तरफ को टर्न कर देना चाहिए। थोड़ा सा अगर उनके कपड़े वगैरह टाइट हैं तो थोड़ा लूज कर देना चाहिए। और वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी उंगली चम्मच उनके मुंह में टंग बाइट को प्रिवेंट करने के लिए नहीं करना चाहिए। अगर आप जैसे नॉर्मली पीपल विल पुट अ स्पून और अ मेटल थिंग, so they may get a dental injury which may then be permanent. Correct. Even if there's a tongue bite, let it happen because it will heal in a week or so. But अगर आपने चम्मच या कोई ऐसा डाला तो you are not only obstructing the breathing, you are also going to cause dental injury. आपने अगर अपनी उंगली डाल दी टंग बाइट करने के लिए, your tongue may be, your finger may get bitten off. So do not put anything in the mouth at that time. Turn the patient to one side, right or left. Gently hold them in that posture till they recover consciousness. कुछ स्प्रेज आते हैं जो कि अगर पेशेंट्स को हम बोलते हैं कि अपने पॉकेट में रखें, जो कुछ दवाई के स्प्रे हैं जो एकदम सीजर को अबॉर्ट कर सकते हैं। तो अगर पेशेंट्स ने वो रखे हुए हैं और उनके हाथ में कोई बैंड है कि आई हैव सीजर, एंड ये स्प्रे कर दीजिए, तो एनीबडी बाई स्टैंडर्ड कैन टेक दैट एंड गिव 2 और 3 नेजल पफ्स दे के, जो कि सीजर को अबॉर्ट कर सकते हैं, और पेशेंट को उसी पॉस्चर में रखें जब तक कि पेशेंट पूरी तरह से रिकवर ना करे। तो ये रिकवरी टाइम कितनी वक्त का रिकवरी यूजुअली टेक्स अबाउट, डिफरेंटली होता है, बट सम पेशेंट्स में टेक 5 मिनट्स, यूजुअली 2 से 5 मिनट में एक्टिव सीजर तो रुक जाता है, लेकिन पेशेंट्स में रिमेन अ लिटिल कंफ्यूज फॉर क्वाइट सम टाइम। ओके, एंड पेशेंट को रश करना है टू अ हॉस्पिटल इफ दे आर नॉट रिगेनिंग कॉन्शियसनेस विद इन 5 मिनट्स, और दे गेट अनदर सीजर विद इन, एक सीजर हुआ, अभी बेहोश है और एक और सीजर हो गया। okay. तो अगर ऐसा हो रहा है तो दे शुड बी रश टू हॉस्पिटल।
अदरवाइज दे कैन जस्ट टेक देयर रेगुलर मेडिकेशन, जो उनका दवाई चल रही थी, दे कैन टेक दैट एंड कॉन्टैक्ट द डॉक्टर की क्या करना है। क्या सीजर का भी कोई घरेलू इलाज है? सीजर का ऐसा कोई घरेलू इलाज नहीं, उसके लिए तो दवाई लेनी पड़ेगी, बट हाँ लाइफस्टाइल मेजर्स जो मैंने बताया, नींद अपनी पूरी रखें, खाना अपना टाइम से खाएं, मिस ना करें, शुगर लेवल ड्रॉप ना होने दें, अल्कोहल लेते हैं तो उसको अवॉइड करें। बट ऐसा जो पहला बहुत होता था कि लेदर सुंघा दीजिए या ये कुछ ऐसा लहसुन सुंघा दीजिए, ये सब बिल्कुल मिथ है। ये इसका बिल्कुल कोई इसकी साइंटिफिक बेसिस नहीं है। ओके डॉक्टर सूरी, थैंक यू फॉर आंसरिंग दीज क्वेश्चंस। और अब हम अपने रैपिड फायर राउंड की तरफ आते हैं। आई एम गोइंग टू आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस। पेशेंट जब कहता है डॉक्टर मेरा दिमाग नहीं चलता, आपके दिमाग में सबसे पहला थॉट क्या आता है? नहीं, दिस कैन बी दिमाग नहीं चलता, कुड बी अ लॉट ऑफ थिंग्स, समटाइम्स इट कुड एक्चुअली बी अ मेमोरी डिसऑर्डर, इट कुड बी अ डिमेंशिया, इट कुड बी एंजाइटी रिलेटेड, जिसको हम सूडो डिमेंशिया बोलते हैं। जी। तो बहुत बार पेशेंट्स को मेमोरी लॉस जो है, वो दिमाग नहीं चलना ब्रेन टायर्ड की वजह से भी हो सकता है, एंजाइटी से भी हो सकता है, या एक्चुअल मेमोरी डिसऑर्डर भी हो सकता है। तो दैट देन वी आस्क क्वेश्चन एंड एग्जामिन द पेशेंट एंड सी कि क्या वो टेंशन से दिमाग नहीं चल रहा है, बहुत ज़्यादा नींद ना आने से और थकान से ब्रेन थक रहा है, ब्रेन एग्जॉशन हो रहा है, या एक्चुअल मेमोरी डिसऑर्डर है। दैट वी हैव टू सी। जी। ज्यादा बड़ा रेड फ्लैग क्या है? हर बात पर मुझे माइग्रेन है बोलना या हर सिम्टम को गूगल करना? हर सिम्टम को गूगल करना तो आई थिंक बिल्कुल डेफिनेटली रेड फ्लैग है, बिकॉज गूगल टेक्स यू टू अ लॉट ऑफ इट विल टेक यू माइग्रेन के पेशेंट को इमीडिएटली इट विल टेक इट टू अ ब्रेन ट्यूमर, so then patients get really frightened. So I think it's fine to get knowledge, but that half knowledge always creates more trouble. Okay, what is the single biggest risk factor for stroke? Blood pressure. Although there are a lot of blood pressure, diabetes, obesity, sedentary life pattern, alcohol, smoking, but number one is hypertension. ओके एक चीज जो लोग हर रोज करते हैं, जिसे देखकर आप ये सोचते हैं ये मत करो, तुम्हारे दिमाग के लिए ये बिल्कुल ठीक नहीं है? I think smoking, tobacco, excessive alcohol. ये एक ऐसी preventable चीज है जो अगर आप ये रोकें तो you can really save the brain from a lot of function. So brain को अगर हम बोलते भी brain को use it or lose it, तो brain को करने के लिए आप एक तो new activities learn करें, and alcohol को avoid करें या बिल्कुल minimal रखें, and smoking and tobacco तो बिल्कुल नहीं रखें, वो brain के लिए बहुत खराब है। ओके क्या हम अपनी ब्रेन को शार्प कर सकते हैं? एब्सोल्युटली ब्रेन को बहुत शार्प कर सकते हैं, एंड लाइक आई जस्ट सेड, यूज इट और लूज इट। तो आप जितना ब्रेन को यूज करें, आप कोई भी न्यू लर्निंग करें, कोई न्यू इंस्ट्रूमेंट सीखें, कंप्यूटर्स में कुछ नए नए चीज़ें सीखें, सो यूज इट और लूज इट। तो जितना यूज करें, एल्डरली they can play cards because cards is also a memory game, so playfully they can do memory games. Okay. So use the brain. What are the 5 warning signs of a mini stroke? वही जो मैंने बताया, जो मिनी स्ट्रोक का, वही बी फास्ट जो है, कि अगर सडन ऑनसेट ऑफ बैलेंस प्रॉब्लम, सडन ऑनसेट ऑफ आई प्रॉब्लम, सडन ऑनसेट ऑफ फेशियल वीकनेस, सडन ऑनसेट ऑफ आर्म ड्रिफ्ट, एंड सडन ऑनसेट ऑफ स्पीच प्रॉब्लम। ओके व्हाट इज यूजुअली द फर्स्ट सिम्पटम ऑफ अल्जाइमर्स? सबसे पहला सिम्टम तो यूजुअली होता है डिक्रीज इनिशिएटिव एंड डिक्रीज स्पॉन्टेनिटी। सो समबडी हु यूज्ड टू रीड 5 न्यूज़पेपर्स एवरी डे हैज स्टॉप्ड रीडिंग न्यूज़पेपर्स। वो पेशेंट जो रोज मंदिर जाता था, उसने मंदिर जाना छोड़ दिया। First symptom will be decreased initiative and spontaneity, and second is memory disorder, which is hampering lifestyle. So ये 2 अर्ली सिम्टम होंगे तो अल्जाइमर के फीचर्स हैं। ओके माइग्रेन कितनी उम्र तक रहता है? माइग्रेन तो लाइफ लॉन्ग रह सकता है, ऑल्दो मतलब पीपल से दैट आफ्टर द एज ऑफ 50 इट डज डाई आउट, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब पीपल हैव माइग्रेन थ्रू आउट लाइफ, बट येस द 20 to 50 एज ग्रुप इज वेयर द माइग्रेन इज quite rampant, and it may become a little less strong and less troublesome after the age of 50. Okay. माइग्रेन को क्या जड़ से खत्म किया जा सकता है? नहीं, माइग्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं, और ऐसा कर सकते हैं कि जो आपको लाइफस्टाइल को बिल्कुल अफेक्ट ना करे। माइग्रेन के लिए 3 सेल्फ केयर टिप्स। खाना अपना तीनों टाइम पे खाएं, नींद अपनी पूरी रखें, एंड अगर आपको सनलाइट या कुछ इससे ट्रिगर होता है, यू शुड ट्राई टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, एंड ड्राइविंग या ट्रैवल टाइम से अगर होता है तो जितना आप कम कर सकते हो। बेसिकली ईट ऑन टाइम, स्लीप, एंड प्रिवेंट योर अदर ट्रिगर्स लाइक एक्सपोजर टू सनलाइट, थोड़ा सन ग्लासेस रखें, एंड ट्रैवल टाइम जितना कम कर सकते हैं वो करें। क्या कोक पीने से माइग्रेन में रिलीफ मिलता है? नहीं, कोक से माइग्रेन होता है। ओके आपको ओपीडी में किस तरह के लोग ज्यादा मिलते हैं, जो सिम्टम्स छुपाते हैं या जो 10 सिम्टम्स एक्स्ट्रा गूगल से ढूंढ के लाते हैं? दोनों तरह के पेशेंट्स आते हैं। ओके
What can a head MRI show that a CT cannot? सी MRI का ना रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है. CT स्कैन इज वेरी गुड फॉर लुकिंग एट ब्लीडिंग एंड फॉर लुकिंग एट बोन इश्यूज. तो जो स्कल के ऊपर कोई प्रॉब्लम है या ब्लीडिंग है वो CT स्कैन में आता है. लेकिन CT स्कैन इज द वर्क हॉर्स फॉर स्ट्रोक. अगर किसी को स्ट्रोक हुआ तो फटाफट आप CT कर सकते हैं, जो कि विद इन 10 seconds 20 seconds आपको सब पता चल जाएगा. Okay. MRI कैन टेल यू अ लॉट ऑफ डेटा, स्पेशली जैसे अगर CT स्कैन अगर किसी स्ट्रोक पेशेंट में किया, अगर ब्लीडिंग नहीं है तो CT स्कैन नॉर्मल होगा. MRI में विद इन 3 minutes ऑफ पेशेंट सिम्टम्स MRI में डिफ्यूजन रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा, मतलब कुछ पैच आ जाएगा जो दिखा देगा कि ये पेशेंट को हाँ स्ट्रोक है. तो स्ट्रोक मिमिक्स को भी आपको अगर देखना है तो MRI करेंगे. अगर स्ट्रोक MRI नेगेटिव है तो कुड बी अ स्ट्रोक मिमिक, स्टिल कुड बी अ स्ट्रोक बट कुड बी अ स्ट्रोक मिमिक. MRI तो बहुत ट्यूमर्स को दिखाना, ब्लड सप्लाई को दिखाना, बहुत MRI is much more advanced both for stroke as well as for migraine, to pick up tumors, to pick up other things. So CT is a very basic investigation, but MRI is the more advanced imaging. Okay. Dr. Suri, are you a doctor by choice or a doctor by chance? By choice. Okay, great. Last rapid fire. दिमाग को impress करने के लिए एक simple daily ritual क्या suggest करेंगे आप? Both mental and physical exercise. I think a basic walk or yoga about 30 to 45 minutes 5 times a week, and mental exercise. Just Okay. keep using your brain. Okay. Use it or lose it. Okay. Thank you, Dr. Suri, for answering these rapid fire questions. And also, thank you, sir, for joining us today. It has been a very insightful sessions. I'm sure हमारे दर्शकों ने आज आपसे माइग्रेन, एपिलिप्सी और स्ट्रोक के बारे में काफी जानकारी ली होगी. Thank you so much for joining us here Thank today, you, sir. Sarika. Thank you. Thank you so much for joining us today. Until next time, stay happy, stay healthy, and don't forget to like and subscribe our channel.